आते देखकर सचिन पूरी तरह से शॉक हो गया। चारों ओर फैले घने अंधेरे से आती उन आवाजों की तरफ देखते हुए सुनैना जोर जोर से राहुल को पुकार रही थी। सुनैना का हाथ पकड़ते हुए कांपती धीमी आवाज में सचिन उसे समझाने लगा। सुनैना, वो राहुल नहीं है, वो शैतानी आत्माएं हैं जो हमें भटका रही हैं। पर सुनैना की आंखों से खुशी के आंसू आने लगे। यहाँ आने के बाद लगातार जो डर उसने महसूस किया था वो सब झटके में गायब हो गया। नहीं सचिन, वो राहुल ही है। मैं उसकी आवाज पहचान सकती हूँ। वो यही कहीं है। हमें उसे ढूंढना होगा। चलो मेरे साथ। सुनैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सचिन को समझा रही थी पर वो खुद कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। सचिन ने गुस्से से उसका गला अपने दाएं हाथ हल्के दबाते हुए कहा, राहुल मर चुका है। और केवल राहुल ही नहीं बल्कि अतुल और विवेक भी। और इतना ही नहीं, और भी कई लोग यहाँ पर इसी तरह फंसकर मारे गए हैं। अब यहाँ सिर्फ हम दोनों जिंदा बचे हैं और अगर जिंदा रहना है तो हमें सूरज निकलने तक इसी जगह रोशनी में रुकना होगा। सचिन ने उसका गला अभी भी वैसे ही दबाए रखा था। उसकी बात सुनकर सुनैना फूट फूट कर रोते हुए धीमी आवाज में बोली, मेरा राहुल नहीं मर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ। वो मुझे आवाज लगा रहा है। सुनैना को इस तरह रोता देखकर सचिन को भी रोना आ रहा था। खुद पर काबू रखते हुए कांपती हुई आवाज में वो समझाने लगा, सुनैना, यही सच है, सब मर चुके हैं। बोलते हुए उसने सुनैना का गला छोड़ा और जमीन पर रखी वो किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्ने पलटकर उसने एक पन्ना दिखाया जिस पर अलमारी के सामने खड़े एक डरे सहमे इंसान की आकृति थी। उस चित्र को देखते हुए सचिन ने कहा, जिस भी इंसान को वो आत्मा इस जगह मार देती है उसका चित्र इस किताब में बन जाता है। अतुल इसी अलमारी से गायब हुआ था। उसने अगला पन्ना पलटा और एक दरवाजे के पास खड़े खून से लथपथ इंसान का चित्र था। चित्र में उस इंसान के माथे पर गहरा घाव बना था और चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। सुनैना ने पहचान लिया, वो विवेक था जो इसी तरह एक कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ा था और झट से किसी ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया और वो दरवाजा बंद हो गया। एक और पन्ना पलटा और सुनैना वो चित्र देखकर दंग रह गई। एक जमीन पर पड़े इंसान का चित्र था। वह बिल्कुल राहुल की तरह दिख रहा था। उसके पास कोई मांस खाने वाले, रेंगने वाले कीड़े दिखाई दे रहे थे। मतलब किसी कमरे में राहुल की लाश सड़ रही थी। उसकी तरफ देखते हुए सचिन बोला, अब तक जिन लोगों की जान इस कमरे में गई है उनके हाथ से बनाए चित्र इस किताब में बन जाते हैं। राहुल जिंदा नहीं, ये बात सुनैना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हमें उस इंस्पेक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी। हमें ऐसी जगह नहीं आना चाहिए था जिसके बारे में हमें सच में कुछ भी पता ना हो। अगर हम राहुल को ढूंढने की गलती ना करते तो विवेक और राहुल आज जिंदा होते। मेरी वजह से उन बेचारों की जान गई है और अब हम खुद भी बुरी तरह फंस चुके हैं। वो आगे कुछ बोलता तभी एक अजीब सी आवाज दोनों ने साफ साफ सुनी, मानो जैसे कोई उनकी तरफ धीरे धीरे रेंगता घसीटता हुआ आ रहा हो। सुनैना डर के मारे सचिन की तरफ देखने लगी। दोनों भी डर भरी निगाहों से अपने चारों ओर देखने लगे। 3-4 मोमबत्तियों की हल्की रोशनी उस जगह फैली हुई थी जिससे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। सुनैना ने हिम्मत जुटाकर सचिन से कहा, सचिन, हमें ज्यादा मोमबत्तियां जलानी होंगी और हो सके तो वो सामने पड़ी लकड़ियों में आग लगाकर जितना ज्यादा हो सके उजाला करना होगा। सुनैना की हिम्मत देखकर सचिन की भी हिम्मत आ गई। दोनों पूरे हॉल में कई मोमबत्तियां जलाकर रखने लगे। देखते ही देखते उन्होंने 20 से 25 मोमबत्तियां हॉल के भीतर जलाकर रख दी। अब पूरे हॉल में मोमबत्तियों की पीली रोशनी से काफी उजाला हो गया था। दोनों अब हॉल के बीचों बीच रखी उन लकड़ियों को जलाने के लिए कागज के टुकड़े जमा करने लगे। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला था। अब वो सारी अजीब अजीब आवाजें आनी बंद हो गई। सचिन ने कुछ कागज के टुकड़े इकट्ठे किए और जमा की हुई लकड़ियों के पास गया। एक जली हुई मोमबत्ती से वो कागज जलाने की कोशिश करने लगा। सुनैना दीवार के सहारे बेबस बैठी सचिन की हरकतों को चुपचाप देख रही थी। अब उन्हें वक्त का कोई अंदाजा नहीं था। न उनका मोबाइल चल रहा था, न उनके कपड़ों पर लगे कैमरा। शायद इस जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ देर काम करना बंद कर देते हैं। अब उन्हें किसी भी कीमत पर इसी जगह रुककर सूरज निकलने का इंतजार करना था। पर वक्त मानो कछुए की तरह
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सचिन ने मोमबत्ती से कागज जलाया और लकड़ियों के बीच अंदर सरकाने लगा कि तभी सामने वाली सीढ़ियों से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। डर के मारे सुनैना ने सीढ़ियों की तरफ देखा और धीरे से आवाज दी, सचिन। उसने सुनैना की तरफ देखा। सुनैना की नजरें सीढ़ियों की तरफ थी। उसने भी सीढ़ियों की तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन सीढ़ियों पर काफी अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे कोई उस लकड़ी की सीढ़ियों से अपना जिस्म घसीटता हुआ नीचे ला रहा था। अब वो घसीटे जाने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। दीवार से चिपके हुए जमीन पर बैठी सुनैना ने डर के मारे अपना पूरा जिस्म समेट लिया। तभी हवा के हल्के झोंके से हॉल के अंदर जलने वाली मोमबत्तियों की ज्योति एकदम से फड़फड़ाने लगी। सुनैना की डरी सहमी नजरें मोमबत्तियों की फड़फड़ाती रोशनी गौर से देख रही थी कि तभी वो आवाज मरने से पहले विवेक की दर्द से कराने की आवाज। विवेक की वो आवाज सुनकर कुछ देर पहले का खौफनाक दृश्य सुनैना की नजरों के सामने जैसे तैरने लगा कि कैसे अंधेरे में खड़ी उस औरत की धुंधली सी परछाई ने विवेक को अपने बालों के फंदे से खींच लिया था। फिर वो हड्डियों के टूटने से विवेक की कराहती आवाज। सुनैना ने रोते डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। रोने की आवाज ना निकले इसलिए अपने मुंह को हाथों से दबा लिया। सीढ़ियों से आने वाली वो परछाई और साथ ही कराने वाली आवाज सुनकर सचिन की भी आंखों में खौफ भरा था। सुनैना, अपने डर पर काबू रखो। सचिन की बात सुनकर सुनैना ने रोते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया था। वो घसीटने की, दर्द से कराने की आवाज बंद हो गई थी। मोमबत्तियों की लौ फिर शांत होकर जलती दिख रही थी। सब कुछ दोबारा से शांत हो गया। अब आवाज थी तो सुनैना के सिसकियों की। सचिन ने उसे शांत किया। सब कुछ जैसे सामान्य हो गया था। सुनैना ने अपना मोबाइल देखा पर वो कब का बंद हो गया था। अब उन्हें वक्त की कोई जानकारी नहीं थी। अभी कितना रात बाकी है, सुबह कब होगी, कुछ पता नहीं चल रहा था। वो उसी खौफनाक नजरों से चारों ओर देखने लगी। तभी उसे सामने कुछ ही दूरी पर वो दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा देखते ही सुनैना के डरे हुए दिल को थोड़ी राहत मिली। सचिन की ओर देखते हुए धीमी आवाज में उसने कहा, सचिन, वो सामने दरवाजा है, चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। सुनैना की डरी सहमी आवाज सुनकर सचिन ने दरवाजे की तरफ देखा। कहाँ है? सुनैना ने दोबारा उस जगह देखा तो वहां सिर्फ दीवार नजर आ रही थी। वो हैरान हो गई। सुनैना, हम इस छलावे के जाल में फंस चुके हैं। मतलब एक ऐसी आत्मा जो हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। हमें लग रहा है कि हम बंगले के हॉल में हैं, पर असल में हम कहाँ हैं ये हमें सुबह होने तक पता नहीं चलेगा। छलावा मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, ये हमारे बस में नहीं होता। हम सड़ी हुई लाशों के ढेर पर भी बैठे होंगे तो हमें बदबू नहीं आएगी। ये मौत का खेल तब तक चलेगा जब तक ये आत्मा चाहेगी। सचिन की बातें सुनकर सुनैना का दिल ही बैठ गया। बेबस होकर दोबारा फूट फूट कर रोने लगी, पर सचिन उसे हिम्मत दे रहा था। सुनैना, डरो मत, हमें साथ रहना होगा। उसने रोते हुए ही हाँ में गर्दन हिलाई। तभी वो हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। साथ ही किसी औरत के खिलखिलाकर हंसने की आवाज दूर कहीं अंधेरे से सुनाई देने लगी। सचिन, मुझे किसी की आवाज आ रही है। सुनैना थरथराती आवाज में बोली और दोनों भी दिल थाम कर आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। पर एक डरावना सन्नाटा पूरे घर में फैला हुआ था और दूसरे ही पल उस बंगले के सभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। हर दरवाजा कोई अंदर से इस तरह से पीट रहा था कि वो दरवाजा तोड़कर बाहर आना चाहता हो। अचानक से आने वाली इन बेहद खौफनाक और कानों के पर्दे फाड़ने वाली आवाजों की वजह से डर के मारे सुनैना का बुरा हाल था। सचिन, प्लीज मेरा गला घोट कर मुझे जान से मार दो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सचिन, प्लीज मुझे जान से मार दो। प्लीज प्लीज मुझे मार दो। बोलते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर सचिन खुद उसी की तरह बेबस महसूस कर रहा था। चारों ओर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज से
दोनों का दिमाग मानो फट रहा था। लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम हथौड़े से उनके सर पर लगातार वार कर रहा हो, और उस वजह से कुछ ही देर में उनका दिमाग किसी पके हुए हरे खरबूजे की तरह फटकर चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। सुनैना ने अपने दोनों कान कसकर बंद कर लिए, फिर भी वो आवाज उनके दिमाग को लाल चींटियों की तरह कुरेद रही थी। अब वो मंजर उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसके अंदर की ताकत बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई। अपने शरीर में जितनी ताकत थी उतनी सारी ताकत लगाकर सुनैना जोर